मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुबह की राम राम। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 यूनिट हिंदी साहित्य का 10 यूनिट। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और अभी पिछले एग्जाम जो एनटीए ने लिया था तो उसमें तो और ही ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, मजदूरी और प्रेम से थे। ठीक, तो अभी हम छोटे मतलब सभी जितने भी लगे हुए हैं 10 यूनिट में रचनाएं, उनको सभी का अध्ययन करेंगे। अभी हम देखने वाले हैं आज क्या, भोलाराम का जीव। तो प्लीज आप लोग सब लोग आ जाइए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करिएगा, और पेन पेन नोट्स लेके बैठिएगा, क्योंकि जो मेन मेन चीजें रहेंगी तो उनको अंडरलाइन करते चलेंगे, साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई। ये क्या है, ये कहानी है, छोटी सी कहानी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, धर्मजाल लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक का निवास स्थान अलट करते आ रहे थे। अब धर्म कौन कर रहा था, स्वर्ग व नरक का धर्म स्थान कौन दिखा रहा था, तो धर्मराज। लाखों वर्षों से असंख्य आदमी, मतलब कितने आदमियों को उन्होंने किया अभी तो पता ही नहीं, मतलब असंख्य है, गिनती ही नहीं, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ठीक, सामने बैठे चित्रगुप्त, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से कहाँ से शुरू हो रहा है। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूछे और बार बार थूक से पन्ने पलटे, मतलब थूक लगा करके, ये तो हम लोग भी करते हैं। रजिस्टर पर रजिस्टर देखते जा रहे थे, गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से आखिर उन्होंने खोज कर रजिस्टर इतने जोर से बंद की कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, ठीक है ना, कौन बोल रहा है, चित्रगुप्त। ये चित्रगुप्त का कोटेशन है, बहुत ही मोस्ट है। ठीक, अंडरलाइन कर रही हूँ, लिख लीजिएगा। चित्रगुप्त बोलते हैं, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही दे त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ। ठीक है, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। ठीक, यहाँ यहाँ से दे करके पूछा जा सकता है कि किसने कहा था, शायद ये एग्जाम में आई हुई भी लाइन है। ठीक है, आईएमपी है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, और किसने कहा था, चित्रगुप्त ने, चित्रगुप्त की लाइन है। धर्मराज ने पूछा, वह दूत कहाँ है महाराज, आप भी वह भी लापता है। क्या कहते हैं, चित्रगुप्त, ये महाराज और चित्रगुप्त के बीच में क्या चल रहा है, संवाद चल रहा है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है, महाराज ने कहा वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और यह यमदूत खड़ा बदहवास बाहर आया। वहां आया मतलब वो अंदर आ गया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम और परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोलाराम का जीव कहाँ है। चित्रगुप्त देख करके, वो जो दूत लेने गया था यमदूत, उसको देख करके वो मतलब बहुत ही निराश था, एक तो और दुखी भी था, परेशान भी था, और उसको भय भी था कि वहां जाके मैं क्या कहूंगा कि मैं जो लेने गया था भोलाराम को, उसको लेके क्यों नहीं आया। चित्रगुप्त चिल्ला के उठे, अरे तू कहाँ था अभी तक, भोलाराम का जीव कहाँ है। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा। ठीक है ना, 5 दिनों में उसने कहाँ कहाँ छान मारा था, ये भी कोटेशन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यमदूत बोला, इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। ठीक, ये कौन कर रहा है, यमदूत की लाइन है। किसको बता रहा है, चित्रगुप्त को। धर्मराज क्रोध से बोले,
मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। ठीक है, चकमा दे दिया। दूत ने फिर सर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। ये भी मेन इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि वकीलों का भी नाम आ रहा है, वकीलों का भी नाम आ रहा है इसमें, तो इम्पोर्टेंट ही लाइन कोटेशन। और किसकी है? दूध की। सावधानी में कोई कसर नहीं थी, मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट पाए, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। ठीक है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के हौजरी के परसालों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? हौजरी के पार्सलों, ठीक है ना। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे वाले अफसर पहनते हैं। ठीक। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, ठीक है ना, इसको भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कह रहा है। ये कौन कह रहा है? चित्रगुप्त। एक बात और है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं को उखाड़ कर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए नहीं पकड़ लिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा। ये भी मेन इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, क्या कहते हैं वो। धर्मराज की बात है, चित्रगुप्त से कह रहे हैं, तुम्हारी भी रिटायरी होने की उम्र आ गई है। अब भोलाराम जैसे नागण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना होगा? ठीक है, यहाँ तक लेना देना तक मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेना। इस समय कहीं से घुमाते नारद मुनि वहां आ गए। घूमते फिरते क्या हुआ? नारद मुनि का आगमन हो गया। सो जाइए लड्डू। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं। उन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए थे, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर के पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है, जिन्होंने इस उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें दान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने कहा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। अच्छे से थोड़ा रीड करते रहिएगा ना, समझ में आएगा। कितनी अच्छी जानकारी है। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उनका नाम पता दो तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देख कर बताया। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर सा, ये अब मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। भोला राम के बारे में कहाँ रहता था ये बताया जा रहा है। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की थी।
ये सारी चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, मकान का किराया भी उसने क्या किया था, 1 साल से नहीं चुकाया था, नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उनके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपके परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। अब भोला नारद जी आ गए पृथ्वी पे। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देख करके कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से आया तो जवाब आता ही नहीं था, और आता था तो वही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुटते घुटते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, इनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनते ही फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी ने उनका किसी से प्रेम था? किसी से उनका प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, हर हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। गिर जाओगे बेटा। हाँ, दो पैंटी उतार दो। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों के पेट कुछ दिन भर जाएं? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं, नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोलाराम के दरखास्तों तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना? कौन कह रहा है? बाबू। वहां बैठे एक बाबू ने कहा, भोलाराम के दरखास्त तो भेजी थी, पर उन पर कोई वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहाँ उड़ गई पता नहीं। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रहे हैं, इन्हें कोई नहीं रख दिया। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज,
ये भी इम्पोर्टेंट है लाइन। एक चपरासी ने क्या कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे तो कभी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए तो अभी काम बन जाएगा, कभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी उग रहा था, इसीलिए उन्होंने किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया, देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले इसे कोई मंदिर मंदिर समझ लिया है क्या, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी। नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है, साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, असल असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, आप भोलाराम के आत्मी मालूम होते हैं, भोलाराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यह वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है, हाँ जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा मगर क्या, साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह बीड़ा है, इसका भी वजन भोलाराम की दफ्तर पर रखा जा सकता है, मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीखती है। ए बेटा जी क्या किए, सॉरी, हमारे छोटे से लड्डू है, बेटा जी हैं, अभी 10 ही मंथ के हैं, तो वो नींद में थे तभी मैंने क्लास स्टार्ट की, लेकिन वो जग चुके हैं, जल्दी से इसको फिनिश कर दें, रुक जाइए लड्डू 1 मिनट, आप उसको ले लो। नारद अपनी बीड़ा छीनते देख जरा घबराए, हाँ मैं उसे यहाँ मैं उसे दे दूंगा, साधु संतों की बीड़ा से तो और भी अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी बीड़ा छीनते देख जरा घबराए, फिर भी संभल कर उन्होंने बीड़ा टेबल पर रखकर कहा यह लीजिए, आप जरा जल्दी उनकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, बीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई, चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसने पेंशन के कागज, अरे क्या करते हो लड्डू, पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा क्या नाम बताया साधु जी आपने। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौके पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए, बोले भोलाराम तुम क्या भोलाराम के जीव हो। हाँ आवाज आई। नारद ने कहा मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लग गया, मैं अपनी दरखास्तें छोड़ करके नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह से हरिसंग, इस तरह से ये हो गया पूरा चैप्टर खत्म। तो कैसी लगी ये क्लास हमारी, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट भी करिएगा और बताइएगा समझ आता है, अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका, एक ही बार में समझ आ जाता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो जहाँ जैसे त्रुटि रह जाती है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।